हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे। क्लास ये 8 का है, मैं आपको बता दूं। हम क्लास 8 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले मैंने डिसाइड किया है कि हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ हम डीएवी का बुक भी कवर करेंगे, ठीक है। तो क्लास 8 का सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी मतलब जो भी बच्चे जो एनसीईआरटी बुक उनके स्कूल में फॉलो करते हैं, जो भी बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं वो इस वीडियो को देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो आज हमारा जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है एनसीईआरटी का, तो मैंने डिसाइड किया है क्लास 8 का पहला यहाँ पर हम चैप्टर मतलब लेंगे चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो इस चैप्टर के बारे में क्लास 7 बच्चों को मैंने पढ़ा दिया था। तो क्लास 8 में थोड़ा सा इसका अपग्रेड करके आएगा। तो क्लास 8 के जो बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि जो भी बच्चे अगर नए आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और हमारा ये नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। क्लास 8 का 2 बुक कंटिन्यू चलेगा, एनसीईआरटी बुक एंड डीएवी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 को चूज़ किया है। फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। और बहुत जल्द हम आरटी शर्मा को भी स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का, ठीक है। तो देखो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में जो बच्चे नए जुड़े हैं एनसीईआरटी वाले, जो जिनका मतलब जो बच्चे जो एनसीईआरटी स्कूल मतलब बुक में उनका फॉलो होता है, एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है स्कूल में, तो उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस चैनल को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि एनसीईआरटी जो ये जो मेरा चैनल का नाम है अखिल मैथ क्लासेस, तो इसमें अब एनसीईआरटी के वीडियो भी आएंगे, ठीक है। और डीएवी के जो बच्चे हैं आपके लिए ये भी मतलब अच्छा ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो कॉन्सेप्चुअल बुक होता है इसके सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इसके अंदर है, ठीक है। तो अदर डीएवी के अदर स्टूडेंट जो हैं अलग स्कूल के, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। डीएवी के स्टूडेंट बच्चे फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक। उनका क्लास 8 का बुक भी मैं करवाऊँगा डीएवी का। तो हम एनसीईआरटी बुक भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज, ठीक है। अच्छा, तो देखो, जो बच्चे थोड़ा बहुत क्लास 7 में पढ़े होंगे अलजेब्रा क्या होता है, तो उनको तो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, ये कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोला जाता है। उनके लिए कुछ नया नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर नया चीज़ जो आप सीखने को आपको मिलेगा, यहाँ पर आइडेंटिटीज मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटीज आपके कोर्स में क्लास 7 में नहीं था। तो क्लास 8 में एक नया चीज़ यहाँ पर सीखोगे आइडेंटिटीज, ठीक है। उसका यूसेज यहाँ पर सीखोगे। बट बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। क्लास 7 में जो आपने पढ़ा था क्लास 8 में भी वैसे ही पढ़ोगे, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ये एनसीईआरटी बुक का है चैप्टर नंबर 9। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम बात करते हैं अलजेब्रा के बारे में। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं क्लास 8 लेवल से स्टार्ट करूँगा। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ। जल्दी से सबका हम समरी कर लेंगे। मतलब जो भी आप पढ़े हो क्लास 6-7 में अलजेब्रा के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिटी करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 9.1 एक्सरसाइज 9.1। तो आज चलो हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उससे जुड़े कुछ बातें हम करेंगे आज। देखो, सब बातें आपको पता है, एक बार आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ हम सीखेंगे आज यहाँ पर कि पहला यहाँ पर चीज़ हम सीखेंगे कांस्टेंट क्या होता है। एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगी, एक ही चीज़ को यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। पहले हम समझते हैं कांस्टेंट। जो बच्चों को पता है कैसा कांस्टेंट हमें पता है, हमें मत समझाइए। तो मैं उनको बता दूं, देखो मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, तो सारे चीज़ मैं अभी कवर करते हुए चलूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा बता के चलूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपको कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या होता है, सब पता है आपको। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज है। बस आप सुन लो सिर्फ, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता दूँ कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट। जैसे नंबर कोई पकड़ लो, यहाँ पर कोई सपोज 1 हो गया, ये हो गया 2, 3, 4, जितने सारे नंबर्स है वो सब कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये कांस्टेंट के बारे में हमको पता है। नंबर 2 बात हम करेंगे वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी, उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं लेटर से। जितना हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर है उससे हम डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। तो जैसे होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये हो गया हमारा, ये जेड है, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा वेरिएबल। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले हम समझेंगे टर्म्स क्या होता है, ठीक है। टर्म्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम लाइक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, फिर आएंगे हम
अलजेब्रा एक्सप्रेशन के बारे में। ये हो गया टर्म्स। टर्म्स यहाँ पर दो, मतलब यहाँ कहे दो तरह का होते हैं। एक होता है लाइक टर्म्स होता है, सब बच्चों को ये पता होगा, क्लास 7 में क्लास 6 में पढ़े होंगे। लाइक टर्म्स होता है, एक होता है अनलाइक टर्म्स। जो नहीं पढ़े हो एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ यहाँ पर मुश्किल नहीं है समझना, बहुत ईजी है अलजेब्रा। अलजेब्रा सबसे ईजी टॉपिक है। देखो कांस्टेंट जो होता है सिंपल समझो, नंबर होता है। वेरिएबल जो होता है वो एक मतलब लेटर होता है, एक्स वाई जेड ABCD होता है। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियरली समझ जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा 2x + y। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ बच्चों इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तो तुम बोलोगे सर 2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मैं और एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। और एक मैंने एग्जाम्पल सपोज मान लिया मैंने 5x² मैंने मान लिया यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर बताओ यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। ठीक है, मुझे यहाँ पर बताओ कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 2 है, ये है आपका कांस्टेंट, ये हो गया आपका कांस्टेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा। और जितने सारे आपको यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं, एक्स जैसे हो गया यहाँ पर, ये भी वाई हो गया, ये है, इन दोनों को हम बोलेंगे वेरिएबल। तो मैंने आपको सिखा दिया है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। नंबर जितना होगा वो सब कांस्टेंट है, और जहाँ पे एक्स वाई जेड आपको जहाँ नजर आ रहा है कोई लेटर होगा उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। अब बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है -5 आपका हो गया कांस्टेंट। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा। और ये जहाँ पर जो x² है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये वेरी करता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता रहता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। और एक जो जल्दी से और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पर 5xyz, ये मैंने लिया 5xyz। मैं पूछूँ इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 एक कांस्टेंट एंड xyz इज अ वेरिएबल। ठीक है, xyz ये तीनों वेरिएबल है। अच्छा, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कांस्टेंट को आप समझ चुके हो, वेरिएबल समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो टर्म्स क्या होते हैं समझो इस चीज़ को। टर्म जो होता है ना वो होता है क्या, समझो। टर्म्स होते हैं जैसे देखो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल को तो समझो। यहाँ पर मैंने लिखा 2x + y। मैं क्या बोलूँ, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इसमें मैं बोलूँगा 2 टर्म्स हैं। तो टर्म्स हम कैसे पता करेंगे, करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x, तो ये एक टर्म्स है। मैंने यहाँ पर लिखा y, तो ये और एक टर्म है। तो ये एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। 2x एक टर्म है और y एक टर्म है। ठीक है, y एक टर्म है। अच्छा, तो कैसे हम पता करेंगे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने सारे टर्म्स होते हैं, कितने टर्म होते हैं, कैसे हम पता करेंगे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो टर्म्स होते हैं ना, याद रखो जो टर्म्स होते हैं ना वो प्लस और माइनस, ये जो हमारे 2 ऑपरेटर हैं प्लस और माइनस, ये दोनों साइन से वो सेपरेट हुए होते हैं। याद रखो, सिर्फ प्लस और माइनस, इंटू नहीं होगा। इंटू होने से वो सेम एक ही टर्म उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या था, 2x था, 2 और x के बीच में क्या रिलेशन है, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, इसमें क्या रिलेशन है, इंटू का। तो इंटू हम नहीं मानेंगे, अगर इंटू होगा तो एक ही टर्म्स माना जाएगा। यहाँ पर देखो कितने, या प्लस या माइनस के द्वारा वो सेपरेट होने चाहिए, तभी वो अलग टर्म्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा, सपोज मैंने लिखा 2xyz, तो मैं पूछूँ कितने टर्म्स है, इन सबका कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, xyz वेरिएबल है। तो मुझे बताओ इसमें ये कितने टर्म्स है, तब बोलोगे सर एक ही टर्म्स है, क्योंकि मैंने कहा था टर्म्स जो होंगे वो प्लस माइनस के द्वारा सेपरेट होंगे। तो ये यहाँ पर कुछ तो प्लस या माइनस का साइन कहीं पर है नहीं, इसका मतलब ये एक ही टर्म्स है। समझ में आ रहा है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर समझ जाओगे। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5x + 3y + 6। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। क्यों, देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस क्या करता है, ये दोनों टर्म्स को अलग कर। अगर यहाँ सपोज यहाँ पर प्लस नहीं होता तो ये एक ही टर्म्स माना जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं होता या फिर माइनस नहीं होता। अगर इसको मैं प्लस या माइनस यहाँ पर अगर ना दूँ, हटा दूँ, कुछ भी साइन ना दूँ, इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब वहाँ पर क्या है, इंटू है, तो वो एक ही टर्म्स माना जाता। ठीक है, अगर मैं प्लस का साइन यहाँ पर हटा दूँ, अगर इसकी जगह पर मैं इंटू दे दूँ, तो ये एक ही टर्म्स इसको माना जाएगा, टोटल एक ही टर्म्स है। और ये प्लस यहाँ पर है तो ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, अच्छा, तो मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ बताऊँ। सपोज मैं यहाँ पे दिया 2x² + 5x + y, तो इसमें 3 टर्म्स है। क्यों, देखो ये पहला टर्म, ये हुआ आपका दूसरा टर्म, ये हुआ आपका तीसरा टर्म। ठीक है, क्योंकि देखो प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट होना चाहिए। एक माइनस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5x² - x + 6, इसमें 3 टर्म्स हैं। क्यों, देखो ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, देखो माइनस का साइन ये रहा प्लस का साइन। तो माइनस और प्लस यहाँ पर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं टर्म्स को। तो ये होगा आपका पहला टर्म्स, ये हो गया आपका दूसरा टर्म्स, ये हो गया आपका तीसरा टर्म्स। ठीक है, प्लस से माइनस के द्वारा वो सेपरेट होंगे। अगर मैं आपको बताऊँ इसमें टर्म्स खोजो, टर्म्स कौन कौन से होंगे, तो टर्म्स, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। देखो
अच्छा, पहले अलजेब्रा के बारे में बात कर लेते हैं। अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ वन मोर देन वन टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, मोर देन वन टर्म्स तो नहीं बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें कांस्टेंट हो वेरिएबल हो, ऐसा नहीं कि एक टर्म्स होगा तो अलजेब्रा नहीं होगा, होगा वो, क्यों नहीं होगा, जिसपे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, या फिर आप टर्म्स भी बोल सकते हो, कांस्टेंट कहीं पे आपको कांस्टेंट और वेरिएबल नजर है तो एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा 2x, ये भी एक एक्सप्रेशन है, 2x इज ऑल्सो एक्सप्रेशन, 2x भी क्या है, एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम समझ चुके हैं टर्म्स कैसे, टर्म्स मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन में कितने सारे टर्म्स हैं, इसके बारे में हमने सीख लिया। अच्छा, अगर मैं आपको एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन दूँ, अब मुझे बताना उसमें कितने टर्म्स हैं और वो टर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे हम। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। चलो देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ नया चीज़ सीखो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। चलो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा 2x² + 4x + 3, और एक एक्सप्रेशन में यहाँ पर और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा -2x² - 5x - 6, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे, आराम से बोलोगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहला एग्जाम्पल, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, 3 टर्म्स है, वेरी गुड। अच्छा, अब वो जो 3 टर्म्स है वो क्या क्या है वो मुझे बताओ। मुझे पता है 3 टर्म्स है, ये वह पहला, ये वह दूसरा, ये वह तीसरा, तो वो जो 3 टर्म्स क्या क्या है मुझे पता है, प्लस साइन से वो पता चलता है वो सेपरेट हुए हैं। अगर हम लोग अगर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर कितने, मैं पे लिख देता हूँ 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ना, 3 टर्म्स है। तो जो पहला टर्म्स है वो क्या है और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। अगर मैं आपसे टर्म पूछूं, टर्म्स क्या होगा, तो आप बोलोगे ये क्या बोलोगे, 2x²। दूसरा क्या बोलोगे, ये कॉमा दे देना, यहाँ पर पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म यहाँ पर क्या है 4x, तीसरा टर्म यहाँ पर क्या है 3, ये 3 टर्म्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करें, दूसरा एग्जाम्पल देखो। अब मैं पूछूं यहाँ पर टर्म कितने टर्म्स है, तो बोलोगे सर 3 टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यहाँ पर लिख दो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ना, 3 है। अच्छा, क्या क्या है, क्या क्या टर्म्स है यहाँ पर, तो पहला टर्म यहाँ पर होगा -2x²। यस, आपको साइन लेना है यहाँ का। कोई याद रखो, हमेशा एक चीज़ याद रखो, कोई भी नंबर आप लेते हो या फिर कोई भी एक्सप्रेशन लेते हो, कोई भी टर्म्स लेते हो, हमेशा याद रखो उसका साइन हमेशा उसके साथ रहता है, ठीक है। साइन हमेशा उसके साथ रहेगा। तो ये होगा पहला टर्म, कॉमा। दूसरा टर्म क्या होगा यहाँ पर, -5x होगा, क्या होगा, -5x होगा। और तीसरा टर्म क्या होगा, -6 होगा, ठीक है। तो आप बोलो सर आपने यहाँ पर तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो यहाँ पर किया हो ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या प्लस है, देखो ना, यहाँ पर प्लस लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं है, प्लस लिखो, यहाँ पर +4x लिखो, यहाँ पर +3 लिखो। बट प्लस ऐसे लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा था, 2x² लिखा था, 4x लिखा था, 3 लिखा था, ठीक है। क्योंकि आगे कुछ नहीं होता, मतलब प्लस ही होता है, इतना तो आपको सबको पता है। तो समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, उसके बाद आपको टर्म समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे की बात करते हैं। अब इस टॉपिक को यहाँ पर इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है आप सब समझ गए हो। अब हम बात करने वाले हैं टर्म्स के बारे में, बात हो गया। अब हम बढ़ेंगे लाइक टर्म्स क्या होता है। सब मैं आपको ये सब ऑलरेडी आपको पता है, मैं फिर से और एक बार आपको सब समझा दे रहा हूँ। लाइक टर्म्स क्या होता है, फिर हम बात करेंगे अनलाइक टर्म्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। देखो लाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म्स जो टर्म्स मतलब जिसका वेरिएबल सेम होता होगा, उसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। जैसे एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ 3x, 4y, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो आंसर होगा नो, ये लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल सेम नहीं है, बिकॉज वेरिएबल इज नॉट सेम। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, वेरिएबल इज नॉट सेम, वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं होगा। वेरिएबल इज नॉट सेम, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पर वेरिएबल कितना है, y है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं होंगे, ये अनलाइक टर्म्स के अंदर चले जाएंगे। ये कहाँ चले जाएंगे, ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा आपका अनलाइक टर्म्स। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये लाइक टर्म्स के कैटेगरी के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर आप हेडिंग दे दो ऐसे करके, एक्चुअली लाइक टर्म, ये मैंने अनलाइक टर्म्स का एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। तो इसको यहाँ से इसको काट देते हैं, यहाँ दोनों लिखते हैं लाइक टर्म्स, स्लैश में लिखते हैं अनलाइक टर्म्स, मतलब यहाँ पर हम दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, रेडी हो सब? दूसरे एग्जाम्पल के लिए ये रहा, मैंने यहाँ पर लिखा 4x² कॉमा, यहाँ पर मैंने लिखा 5x²। तो मुझे कोई बता सकता है ये लाइक टर्म्स होंगे कि नहीं? यस, लाइक टर्म्स होंगे। हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, कांस्टेंट चाहे इक्वल हो या इक्वल ना हो, कांस्टेंट पार्ट जो यहाँ पर 4 है यहाँ पर 5 है वो इक्वल हो या ना हो, हम सिर्फ वेरिएबल पार्ट को देखेंगे। वेरिएबल पार्ट हमें नजर आ रहा है यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, बोथ आर सेम, सो यस इट इज लाइक टर्म्स, यस इट इज लाइक टर्म्स। अब बढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 5xy कॉमा, यहाँ पर लिखा मैंने 6yx, क्या ये लाइक टर्म्स है? तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर बोलेंगे सर ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि अलग अलग है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ यस ये लाइक टर्म्स है, कैसे लाइक टर्म्स हुआ? यस इट इज़ लाइक टर्म्स। क्यों? देखो यहाँ पर एक कितना है, x एक है, यहाँ पर y एक है, यहाँ पर भी देखो x एक है, y एक है, उनका ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर चेंज होने से क्या हुआ? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर पूछे x और y का रिलेशन क्या है, इनटू है, क्योंकि अगर आप 5xy को एक्सपांड करोगे, एक्सपांड चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा, 5xy को अगर एक्सपांड करोगे तो क्या लिखोगे? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर x एंड y का रिलेशन क्या है? इनटू है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ 6yx को एक्सपांड करो, 6yx को एक्सपांड करोगे तो क्या होगा? 6 इंटू वाई इंटू एक्स। तो यहाँ पर yx का रिलेशन क्या है? यहाँ पर देखो इनटू है। तो क्या बच्चों में x इंटू वाई को क्या मैं y इंटू एक्स लिख नहीं सकता? यस मैं लिख सकता हूँ। इसीलिए xy जो है yx भी क्या है? वही है। इंटू में क्यों इक्वल हो रहा है ऑर्डर चेंज करने से? क्योंकि सिंपल से एग्जांपल आप ले लो, अगर वेरिएबल पे हमको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल से एग्जांपल ले लो। सपोज 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ 2 इंटू 5 करूँ तभी भी आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा। दोनों केस में आंसर इक्वल आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर जब चेंज करोगे वेरिएबल का तो वो लाइक टर्म्स के अंदर ही जाएगा, लाइक टर्म्स नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 6x² y²। अब मैं यहाँ पर लिखा z²। दूसरा यहाँ पर लिखा मैं 7x² y², यहाँ पर लिखा मैं z², z सिर्फ लिखा। चलो, तो क्या ये लाइक टर्म्स होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 z है, यहाँ पर एक ही z है। ये दोनों x² यहाँ पर है, y² यहाँ पर है, बट ये लास्ट वाला जो यहाँ पर जो वेरिएबल है ये सेम नहीं है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर सिर्फ x है, सॉरी यहाँ पर z² है, यहाँ पर z है, तो z इक्वल यहाँ पर नहीं है। अगर एक भी अनइक्वल होता है तब वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। तो ये क्या है? नो, इट इज़ नॉट लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये अनलाइक टर्म्स है। ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि सारे वेरिएबल इसके इक्वल नहीं है। सारे वेरिएबल याद रखो, सारे वेरिएबल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, y यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, बट z यहाँ पर 2 बार है, बट z यहाँ पर एक ही बार है, तो ये अनलाइक टर्म्स होगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसके बारे में? कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। देखो कोफिशिएंट नेक्स्ट जो है हमारा, आप कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। कोफिशिएंट सबसे इजी टॉपिक है। कोफिशिएंट क्या होता है समझो इस चीज़ को। कोफिशिएंट सिर्फ जो नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं कौन जो कोफिशिएंट। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सबसे इजी टॉपिक है, मैंने कहा 2x² y² में कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट 2 है, सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूँ -5xyz में कोफिशिएंट क्या है, तो सिंपल -5 इज अ कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, कोफिशिएंट सबसे इजी होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है। जो कांस्टेंट पार्ट होता है दैट इज अ कोफिशिएंट। जो भी कोई एक्सप्रेशन में कांस्टेंट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर यहाँ पर पूछ दिया, हमें कोई एक्सप्रेशन देके पूछ दिया कि इसका कोफिशिएंट बताओ, जैसे एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिया 5x² yz, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया। अगर यहाँ आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि कोफिशिएंट ऑफ समथिंग, कुछ बोल देगा कि कोफिशिएंट ऑफ, अगर वो बोल देगा कोफिशिएंट ऑफ x² निकालो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान समझना चीज़ को। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, अगर सिर्फ कोफिशिएंट बोलेगा तो आराम से तुम निकाल देना। सिर्फ कोफिशिएंट अगर उसने कहा तो आराम से तुम यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, कोफिशिएंट जो कहा उसने आराम से तुम निकाल सकते हो। अगर कोफिशिएंट यहाँ पे बोला फाइंड द कोफिशिएंट, तो सिर्फ लिख देना। कोई पूछेगा इस एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट बताओ, तो तुम लिख देना 2। अगर कोई पूछेगा इस एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट बताओ, तुम लिख देना -5। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा आया, एक एक्सप्रेशन दे दिया होगा, अगर पूछेगा कि जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर x² का कोफिशिएंट कितना होगा, समझे इस चीज़ को? तो याद रखो, मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। जिसका कोफिशिएंट वो पूछे उसको वहाँ से हटा दो। मतलब किसका पूछ रहा है? x² का पूछ रहा है, उसको वहाँ से हटा दो। तो अगर इसको हम यहाँ से हटा दें तो क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचा, y बचा और z बचा। तो यस, यही होगा इसका आंसर। तो इस एक्सप्रेशन में
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 5yz। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं, यही एक्सप्रेशन को लेते हैं बट यहाँ पर कोफिशिएंट आप चेंज करेंगे। अब मैं आपको बोलता हूँ यही सेम एक्सप्रेशन में मैं अगर पूछूँ आपको एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन, क्या है एक्सप्रेशन हमारा, मैं और एक बार उसको लिख देता हूँ 5x² yz, यही था हमारा। अच्छा, हमें ये z है, हमें पूछा है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसके अंदर से एक्स वाई जेड निकाल दो। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो पहले आप इसको एक्सपांड कर लो, एक्स यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, वाई एक बार, जेड एक बार। ठीक है, मैंने 5x² yz को मैंने एक्सपांड कर दिया, तो 5 इंटू एक्स, यहाँ पर x⁴ मतलब क्या होगा, एक्स दो बार लिखना है, y इंटू जेड। हमें किसका पूछा है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पूछा है हमें, तो यहाँ से एक्स वाई जेड यहाँ से हटा दो, एक्स हटा दो, एक एक्स हटाना, जितना एक्स से बोला है उतना एक्स हटाना है, सिर्फ एक एक्स एक वाई एक जेड, एक एक्स मैंने हटा दिया, वाई एक हटा दिया, एक जेड हटा दिया, क्या बचा, सिर्फ यहाँ बचा 5x। क्या बचा, सॉरी हमें कितना, हाँ ठीक है 5x बचा, क्योंकि वो 5 तो नहीं दिया, सिर्फ एक्स वाई जेड का पूछा है उसने, तो हमारा आंसर क्या होगा 5x। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा 5x होगा। और भी जल्दी अगर करना चाहते हो तो और भी जल्दी देखो, वही सेम क्वेश्चन है 5x² yz, हमें एक्स वाई जेड का पूछा है ना, आप ऐसे मन में भी कर सकते हो, क्लास 8 के बच्चे हो तुम, आराम से मन में भी कर सकते हो। यहाँ पर x कितना है 2 है, तो यहाँ से एक x हटाओ, हमें कितना है, हमें जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट पूछा होगा वो एक्सप्रेशन या फिर वो चीज़ वहाँ से नहीं होगा। कहने का मतलब जिसका भी कोफिशिएंट हमें पूछा होगा वो चीज़ इस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमें एक्स वाई जेड पूछा है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो एक्स वाई जेड को वहाँ से हटा दो, नहीं होना चाहिए मतलब वहाँ से हटा दो। तो यहाँ पर x 2 बार है, y 1 बार है, y यहाँ पर z बार है, हमें कितना एक x एक y और एक z हटाना है, तो यहाँ पर 2 x से एक x हटा दो, यहाँ पर एक x, अगर एक x वहाँ से हटा दोगे तो सिर्फ एक ही x बचेगा। ठीक है, 5 तो वैसे ही रखेंगे, 5 को तो हटाने के लिए नहीं बोला, 5 को मैंने वैसे ही रखा, यहाँ पर से 2x में से एक x हटा दो, वहाँ से सिर्फ एक x बचा, और एक y और एक z को हटाना है ना, देखो यहाँ पर एक ही y और एक ही z बचा है, तो उसको यहाँ से हटा दो, तो सिर्फ यही आंसर होगा। ठीक है, आप ऐसे भी मन में भी कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये है आपका नॉर्मल जो कोफिशिएंट इसको कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, अगर वो बोल दिया होगा निकालने के लिए। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पर और एक एग्जांपल में लेता हूँ। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर 5x, और मैं आपसे अगर पूछ दिया कि कोफिशिएंट यहाँ पे मैं कुछ दे दूंगा, मैं बोला 5x का कोफिशिएंट निकालो, तो आप बोले, बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर 0 आंसर होगा, क्योंकि 5x को हटाना है हमें यहाँ से, ये जो क्वेश्चन है हमें 5x को यहाँ से हटाना है, तो आंसर 0 होगा, नहीं आंसर 0 नहीं होगा। क्यों, देखो 5x का जो कोफिशिएंट होता है ना वो आंसर होगा 1 होगा। क्यों 1 हो गया, देखो। अच्छा, मैं 5x को अगर एक्सपांड करूँ तो मैं क्या उसको ऐसे लिख नहीं सकता, 5 इंटू एक्स इंटू 1, इसका आंसर कितना होगा मुझे बताओ। क्या इसको हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू एक्स इंटू 1, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 5x निकलेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तीनों को, आंसर क्या निकलेगा 5x ही निकलेगा। तो हमें 5x का कोफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ से 5 हटाओ x हटाओ, क्या बचा, सिर्फ 1 बचेगा, तो ये हो गया आपका आंसर 1। समझ में आ रहा है। अगर यही सवाल अगर दिया होता -5x का कोफिशिएंट, -5x एक एक्सप्रेशन दिया है और पूछा होगा कि सपोज x का कोफिशिएंट निकालो, तो आंसर होगा -5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर पूछा कि -x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 5। समझ में आ रहा है। अगर वो पूछ दिया -5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आंसर होगा x। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अगर वो खाली 5x का कोफिशिएंट पूछ दिया तो आंसर क्या होगा, -1 होगा। अगर वो -5x का कोफिशिएंट पूछ दिया तो आंसर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हम -5x को हम क्या लिख सकते हैं, -5x को हम लिख सकते हैं -5 इंटू एक्स इंटू 1। तो -5x का पूछा है तो -5 और x कट गया तो सिर्फ 1 रहा, तो यहाँ पर पॉजिटिव 1 होगा कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, लगता है मुझे सबको समझ में आ गया है कोफिशिएंट क्या है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन का, ये चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 में हमारा इंट्रोडक्शन सब खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 9.1 का, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन का 2 पार्ट होगा। आज ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 जो वीडियो होगा मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट, जो इसके बाद है मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, वो समझाऊंगा, और उसके बाद वाले वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे आपका एक्सरसाइज 9.1। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम इसको इतना ही रखते हैं। तो वही मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, जो भी आपको जो फ्रेंड है, जो मतलब जिसके स्कूल में एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं उनको बताओ। ठीक है, उनको इस वीडियो को शेयर करके बताओ कि एनसीईआरटी का सीरीज़ हमारा चल रहा है, एनसीईआरटी हम करेंगे। उसके बाद हमारा आरटी शर्मा, जैसे मैंने वोटिंग किया था कम्युनिटी पोस्ट में, तो बहुत बच्चे बोल रहे थे आरटी शर्मा भी करना है, एनसीईआरटी के बच्चे कुछ बोले थे मुझे
तो इससे मैंने एनसीईआरटी का अपलोड कर दिया, एनसीईआरटी भी चलेगा और आर डी शर्मा भी बहुत बच्चे ने बहुत सपोर्ट किया है कि सर आर डी शर्मा भी करवाइए हमें क्लास 7 का। तो चिंता मत करो, क्लास 7 का आर डी शर्मा भी स्टार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट